Hey everyone, and welcome back to our channel In Light of Law. I am Sonia, and today we are continuing with a series of law of torts. The topic that we are going to discuss is capacities of parties in law of torts. It means tort के अंडर कौन कौन सूट फाइल कर सकता है और किस किस के अगेंस्ट सूट फाइल की जा सकती है। आज के इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। So, starting with the very basics, as we all know, under torts, every person who is of sound mind and not disqualified by law is capable of filing a suit against any tort and can be sued for any tort committed by him. But there are few exceptions regarding this rule, and now we will discuss these exceptions one by one. The very first exception that we are going to deal with is minor. जनरली अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की तो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग एक माइनर को इनकेपेबल माना गया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एक माइनर जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। वॉइड एब इनिशियो मीन्स वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। सिमिलरली इन क्रिमिनल केसेस अ माइनर हु इज बिलो द एज ऑफ 7 ईयर is considered as totally incapable. Totally incapable means incapable of doing any wrongful act. But in tort, minority is no defense. Yes, tort के केसेस में माइनर को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाता है। तो जो भी wrongful एक्ट एक माइनर कमिट करता है उसके लिए उसके अगेंस्ट सूट फाइल की जा सकती है। और अगर माइनर के अगेंस्ट कोई टोट कमिट होता है तो उस केस के अंदर माइनर रोंग डूअर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ हिज नेक्स्ट फ्रेंड। इट मीन्स माइनर खुद सूट फाइल नहीं कर सकता, माइनर अपने नेक्स्ट फ्रेंड मतलब अपने लीगल गार्जियन के थ्रू सूट फाइल कर सकता है। बट कुछ ऐसे टोट्स होते हैं जिनके कमीशन के लिए स्पेशल मेंटल एलिमेंट होना जरूरी होता है, जैसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, डिसीट या फिर कॉन्स्पिरेसी जैसे केसेस। ऐसे केस में कोर्ट डिसाइड करता है, अगर कोर्ट को लगता है कि उस चाइल्ड के अंदर सफिशिएंट मैच्योरिटी थी कि वो अपने एक्ट की कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकता था, तो उन केसेस में माइनर को लाइबल माना जाता है। और अगर कोर्ट को लगता है कि माइनर के अंदर सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं थी, वो अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ सकता था, तो ऐसे केसेस में माइनर को लाइबल नहीं माना जाता है। इट मीन्स अंडर टॉर्ट इन फ्यू केसेस mental ability of a minor is taken into consideration. Next thing we need to know here is liability of parents for children's tort. It means अगर चाइल्ड टोट कमिट करे तो पेरेंट्स की क्या लाइबिलिटी बनती है या फिर पेरेंट्स की लाइबिलिटी बनती है या नहीं बनती। So when we started with this topic, we had discussed that under torts, minor is treated as an adult and a minor is liable in the same manner as an adult. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब माइनर को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जा रहा है तो पेरेंट्स की तो कोई लाइबिलिटी ही नहीं बनती। But there are two exceptions that we need to know. First one is when a child act as parent, servant or agent. तो जैसा कि हम सबको पता है सर्वेंट कौन होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मास्टर के डायरेक्शन और कंट्रोल में काम करे। अब बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का कंट्रोल तो होता ही है, और पेरेंट्स अगर खुद बच्चे को कुछ काम करने के लिए डायरेक्ट करे और उस वक्त बच्चे से अगर कोई टोट कमिट हो जाता है तो ऐसे केसेस में पेरेंट्स को लायबल माना जाता है चाइल्ड के टोट के लिए। सेकेंड वन इज व्हेन अ पेरेंट पुट अ डेंजरस इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ हिज यंग चाइल्ड। इट मीन्स जब पेरेंट्स खुद बच्चे को डेंजरस इंस्ट्रूमेंट एक्सेस करे या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को ऐसी जगह रखे जहाँ से बच्चे उसको ईजिली एक्सेस कर लेते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर कोई टोट बच्चा कमिट करता है तो उस केस में भी पेरेंट्स को लायबल माना जाता है बच्चे के टोट के लिए। इसी से रिलेटेड एक केस है न्यूटन वर्सेस एग्ले। इस केस के अंदर एक फादर अपने 12 साल के बच्चे को राइफल एक्सेस करते हैं जिसकी वजह से डिफेंडेंट को इंजरी होती है। तो इस केस के अंदर फादर को लायबल माना गया
उस बच्चे की टॉर्ट के लिए। सो माइनर के केस में लास्ट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्री नेटल इंजरी। प्री नेटल इंजरी का मतलब होता है वो इंजरी जो बिफोर बर्थ होती है, मतलब जब चाइल्ड मदर की वूम में होता है उस वक्त उसको जो इंजरीज होती है उसको बोला जाता है प्री नेटल इंजरी। तो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ऐसी इंजरीज के लिए माइनर आफ्टर बर्थ डिफेंडेंट को या रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है यस। काफी केसेस में ये देखा गया है कि जो चाइल्ड है वो प्री नेटल इंजरीज के लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। ऐसी इंजरी से रिलेटेड जो फर्स्ट केस सामने आया था वो आयरलैंड में आया था अगेंस्ट ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी। इस केस के अंदर प्लेंटिफ ने क्लेम किया कि जब वो अपनी मदर की वूम में था उस वक्त डिफेंडेंट रेलवे कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से उसकी मदर को इंजरी हुई थी और इसी वजह से वो क्रिपल एंड डिफॉर्म बोर्न हुआ। तो यहाँ पे आयरलैंड की कोर्ट ने डिफेंडेंट को लाइबल नहीं माना था दो रीजंस की वजह से। फर्स्ट तो ये कि मेडिकल एविडेंस जो थे वो अनसर्टेन है, और दूसरा ये माना था कि डिफेंडेंट उस पर्सन के लिए लाइबल नहीं हो सकता जिसकी प्रेजेंस के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं थी। तो यहाँ पे आयरलैंड वाले केस के अंदर तो जो प्लेंटिफ था उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। ऐसा ही एक सिमिलर केस कनाडा के अंदर फाइल किया गया था, डेट वाज मॉन्ट्रियल ट्रैमवेज वर्सेस लेवी। इस केस के अंदर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट रेलवे कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल की थी प्री नेटल इंजरीज के लिए, और इस केस के अंदर प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन अवॉर्ड किया गया था। प्री नेटल इंजरीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो फर्स्ट लॉ था वो इंग्लैंड में पास किया गया, डेट वाज कॉग्निशियल डिसेबिलिटी सिविल लाइबिलिटी एक्ट 1976। अगर हम इंडिया की बात करें तो अब तक इंडिया के अंदर प्री नेटल इंजरीज को डिफाइन करने के लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं बनाया गया है। प्री नेटल इंजरी से रिलेटेड अगर कोई भी केस होता है तो उसके अंदर इंडियन कोर्ट्स कॉमन लॉ को फॉलो करती है, जैसा कि भोपाल केस ट्रेजेडी के टाइम किया गया था। Now moving on, our next exception for today's lecture is corporation. टॉर्ट के केस में कॉरपोरेशन को एज अ लीगल और आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी ट्रीट किया जाता है। अब कॉरपोरेशन खुद तो कोई एक्ट कर नहीं सकती क्योंकि वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो लिविंग बीइंग है ही नहीं। लेकिन उसके अंदर जो एम्प्लॉयज जो एजेंट्स काम करते हैं, अगर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई टॉर्ट कमिट करते हैं तो उसके लिए कॉरपोरेशन को लाइबल माना जा सकता है, कॉरपोरेशन के अगेंस्ट सूट फाइल की जा सकती है। ऐसे ही अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट होता है तो फिर कॉरपोरेशन रॉन्गडूअर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। इनिशियली कॉरपोरेशंस को टॉर्ट के लिए लाइबल नहीं माना जाता था। अगर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई टॉर्ट कर भी देती थी तो उनके पास कंप्लीट इम्यूनिटी होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जुडिशियल ग्रोथ हुई, कॉरपोरेशन को उन सभी टॉर्ट्स के लिए लाइबल माना जाने लगा जिसके अंदर मेंटल एलिमेंट रिक्वायर्ड नहीं होते थे। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि ऐसे टॉर्ट्स जिसके अंदर मेंटल एलिमेंट रिक्वायर होता है उन केसेस के अंदर कॉरपोरेशन को लाइबल कैसे मान सकते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है वो मेंटल एलिमेंट कैसे फॉर्म कर सकती है। तो कोर्ट ने कहा माना कॉरपोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, लेकिन उसके अंदर जो लोग काम करते हैं मतलब कॉरपोरेशन के एजेंट्स और एम्प्लॉयज, दे आर कैपेबल ऑफ हैविंग मेंटल एलिमेंट टू कमिट सच टॉर्ट्स। और ऐसे ही कॉरपोरेशन को उन टॉर्ट्स के लिए जिसमें मेंटल एलिमेंट रिक्वायर्ड होता था ऐसे टॉर्ट्स में भी लाइबल माना जाने लगा। अब एक इम्पोर्टेंट केस आया जिसके अंदर क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या कॉरपोरेशन को उसके अल्ट्रा वायरस एक्ट्स के लिए लाइबल माना जा सकता है। तो इस केस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस टॉर्ट्स होते क्या है। तो सिंपली अगर हम समझना चाहे तो इंट्रा वायरस वो होता है जो कि विद इन द पावर होता है, मतलब जो कि ऑथराइज्ड है। वही अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, मतलब ऐसे एक्ट्स जिनको ऑथराइज्ड नहीं किया गया हो।
तो जैसा कि हम सबको पता है, कोई भी कॉरपोरेशन जब फॉर्म होता है तो सबसे पहले उसका मेमोरेंडम तैयार किया जाता है और उस मेमोरेंडम के अंदर उस कॉरपोरेशन के सारे एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्लिगेशंस लिखे हुए होते हैं। इसका मतलब है मेमोरेंडम के अंदर कॉरपोरेशन ने जिन एक्ट्स को अलाउड कर दिया, ऑथराइज्ड कर दिया, वो तो इंट्रा वायरस हो गए, और जिन एक्ट्स के लिए ऑथोरिटी नहीं दी है वो हो गए अल्ट्रा वायरस एक्ट्स। तो जिस केस के अंदर ये क्वेश्चन अराइज हुआ था वो केस है कैंपबेल वर्सेस पेडिंगटन कॉरपोरेशन। इस केस के अंदर किंग एडवर्ड 7 की डेथ हो जाती है, जो कि काफ़ी फेमस पर्सन थे, और उन्हीं की फ्यूनरल प्रोसेशन का जो काम था वो दिया गया था पेडिंगटन कॉरपोरेशन को, मतलब डिफेंडेंट कॉरपोरेशन को। तो जब वो ये काम कर रहे थे तो उन लोगों ने एक इलीगल स्ट्रक्चर हाईवे के पास इरेक्ट कर दिया, और उसी के सामने प्लेंटिफ का घर था जहाँ से पूरा फ्यूनरल प्रोसेशन आराम से देखा जा सकता था। और इसी फ्यूनरल प्रोसेशन को देखने के लिए प्लेंटिफ ने लोगों को अपने घर पे सीट्स दी थी और उसके लिए फीस चार्ज की थी। लेकिन डिफेंडेंट कॉरपोरेशन ने जो स्ट्रक्चर इरेक्ट किया था उसकी वजह से वो पूरा व्यू रुक जाता है, वो वहां से नहीं देख पाते हैं। इसीलिए प्लेंटिफ ने कोर्ट के अंदर सूट फाइल की और क्लेम किया कि डिफेंडेंट की इस एक्ट की वजह से, क्योंकि वो स्ट्रक्चर हाईवे के पास खड़ा किया था, तो उसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस हुई, और दूसरा वो अपनी प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर पाई। तो यहाँ पे डिफेंडेंट कंपनी ने कहा कि कॉरपोरेशन ने जो काम किया है वो अल्ट्रा वायरस है, मतलब कंपनी उस काम को अलाउड ही नहीं करती क्योंकि वो इलीगली इरेक्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा भले ही ये काम अल्ट्रा वायरस है, लेकिन इसको ऑथराइज तो कॉरपोरेशन ने ही किया है, इस वजह से कॉरपोरेशन को इस केस के अंदर लायबल माना गया। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है, कॉरपोरेशन जो भी टॉर्ट्स कमिट करती है, चाहे वो सिंपल टॉर्ट्स हो या फिर ऐसे टॉर्ट्स जिसके अंदर स्पेशल मेंटल एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है, या फिर इंट्रा वायरस या अल्ट्रा वायरस टॉर्ट्स हो, सभी के लिए कॉरपोरेशन को लायबल माना जाता है। और अगर कॉरपोरेशन ऐसे टॉर्ट्स कमिट करता है तो उसके अगेंस्ट सूट फाइल की जा सकती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं चैरिटेबल कॉरपोरेशंस की। चैरिटेबल कॉरपोरेशन जो कि गवर्नमेंट मशीनरी का पार्ट होते हैं। अब इससे एक चीज क्लियर हो गई कि वो गवर्नमेंट मशीनरी का पार्ट है, तो अगर सोवरेन फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त उनसे कोई टॉर्ट कमिट हो भी जाता है तो भी उस केस में ऐसी कॉरपोरेशंस को लायबल नहीं माना जाता है। लेकिन अगर ये कॉरपोरेशन नेग्लिजेंटली एक्ट करती है और उनके इस नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर कोई टॉर्ट कमिट होता है तो उस केसेस के अंदर चैरिटेबल कॉरपोरेशंस को भी लायबल माना जाता है। So guys, this is all about today's video, and in our next lecture we will continue with this topic. Stay tuned with us, and if you like this video, please do not forget to hit like,